दुनिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो सफलता के सपने देखते हैं। वहीं पर कुछ लोग हैं जो जाग कर इसे हासिल करते हैं। अब आप अपने आप का मूल्यांकन कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में है। क्या वो सपने देखने वाली कैटेगरी में है या फिर उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जाग कर उनमें लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो वितान भाग 2 पुस्तक चल रही है उसका आज आखिरी और चौथा अध्याय देखेंगे, एने फ्रैंक वाला। ठीक है, पहले इनका परिचय देख लेते हैं, फिर अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। और शाम को 8 बजे, ये अपनी कक्षा 3 बजे वाली, शाम को 8 बजे कबीर ग्रंथावली की तीसरी क्लास आपके समक्ष है जो अपलोड की जाएगी, तो जरूर देखिएगा। ग्रेड सेकंड के लिए जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है वो 8 बजे। ठीक, टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। और आप तमाम साथियों से ये अनुरोध है, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे तो उनकी भी मदद है जो हो पाएगी। परिचय देखते हैं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जो होता है और मृत्यु नाजियों की यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में होती है। साहब, इस पाठ के संदर्भ में, वैसे जो पाठ परिचय, जब इस पुस्तक परिचय मैंने करवाया था तो कंप्लीट सभी पाठों का जो परिचय संदर्भ है वो सारा का सारा बताया था मैंने। तो जन्म 12 जून 1929 को होता है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, मृत्यु नाजियों की यातना गृह में। तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि एन फ्रैंक की जो मृत्यु है किस यातना गृह में हुई, तो नाजियों के यातना गृह में। वहीं आगे देखें तो एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में है ये एन फ्रैंक की डायरी। मूलतः डच भाषा में, भाषा बोले तो मूलतः तो डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में साहब द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित होती है। तो मूलतः डच भाषा में और बाद में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल इस शीर्षक से अंग्रेजी के अंदर 1952 में प्रकाशित होती है। तो ये दोनों डेट ध्यान में रखना। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के क्या संस्करण आ चुके हैं। मतलब क्या होगा, मतलब है कि एक बार प्रकाशित या बाद में और बार बार नया तरीका का मायना आलोचनात्मक तरीका हूँ और डिटेल्ड हूँ और जो प्रकाशित होती रही है। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण भी हो चुका है। इस डायरी पर फिल्म भी बनी है, नाटक भी, धारावाहिक के सब चीज़ें हैं जो बन चुकी हैं। और ये डायरी किसी न किसी वजह से लगातार क्या रही है, चर्चा में रही है साहब। तो ये तो थोड़ा सा इनका था परिचय। अब चलते हैं वास्तविक रूप से इस अध्याय की और क्या है कि उसमें। अध्याय कुछ यूं प्रारंभ होता है कि कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर। एन फ्रैंक अध्याय का नाम अपने डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942 की बात है। डायरी लिखना प्रारंभ करती है प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। ये डायरी के पन्ने, जो डायरी में लिखा गया वो है, ये लिख रही है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ से और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को है जो क्या हुआ था। तो पहली पंक्ति जरूर ध्यान में रखना। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो। किस अध्याय की है? डायरी के पन्ने। 3 बजे थे। अब ये दोपहर वाली जो सारा कुछ प्रक्रम है किट्टी को संबोधित करते हुए बता रही है। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है।
वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वॉन दान को देखने गई हुई है। माँ मिस्टर वॉन दान को देखने गई है। मिस्टर वॉन दान पापा के बिजनेस पार्टनर है और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। चारों तरफ माहौल ख़राब था तो कि काम हो सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या अर्थ होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वॉन डॉन से पूछने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वॉन डॉन परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुछ मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। रिपार्ट के संदर्भ में क्या कुछ है, पुस्तक परिचय वाला वीडियो देख लीजिएगा। तमाम चीज़ें हैं जो और बता रखी है मैंने। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वॉनदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा जो बंद कर दिया थे। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए ही था। एक दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपने बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुराने चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। कौन कहती है ये? एने फ्रैंक। और इस डायरी में पूछ लिया जाए किस कहाँ से लिया गया, तो डायरी के पन्ने पाठ से। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सके। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। अब देखिए इनके नाम ऐसे ही है। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर आई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं थी। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। जब युद्ध का मामला हो, संघर्ष का मामला हो, तो फिर ऐसा ही मामला चलता है साहब। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड शिमडट को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम को कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी। तो पूछ लिया जाए, मिएप इस एन फ्रैंक के पापा के कंपनी में कब से काम कर रही थी? 1933 से। और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी वो। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में जो गायब हो रही थी।
11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्केट के जगाने पर खुली। किस्मत से ये सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हो। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे एन कैसा लग रहा है। तो मतलब सारा कुछ भर कर ले जा नहीं सकते और सारा कुछ पहन के जो लपेटे हुए जा रहे थे। ये मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था और हमें गोल्ड शिफ्ट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी बाकी ये 8 तारीख का मामला हो गया। गुरुवार को 9 जुलाई 1942 की, क्योंकि डायरी है ये तो हर डे को नोट की थी ये प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए। फिर गुरुवार 9 जुलाई 1942। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, अलम गलम चीज़ों से ऊपर तक ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह का काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे, कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही है जो कह देता था। पीला सितारा से तात्पर्य यह है कि हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था, वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने, कि पीला सितारा पहन रखा है वो क्या यहूदी। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या है, वो क्या योजना बना रखी है, कहाँ जाना है। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही है जो गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट माफ़ करें 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप वोस्क्विल था। टाइपिस्ट का नाम बेप वोस्क्विल। उन सब को हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्विल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का काम वगैरह हैं, यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे हैं जो जाते हैं।
गोदाम के इस दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा भी है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक दरवाज़ा और आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय है जो लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। यह बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान या बेप मिएप मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं जो स्टाफ है। एक छोटा सा गलियारा भी है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी, स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है, यानी कि उसके अंदर जाए तो रोशनी वगैरह हवा वगैरह कुछ दम सा घुटे। ये बैंक ऑफिस है। इसके मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी। 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी, तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यही पूरी इमारत का शोपीस है साहब। ये पूरी इमारत का स्ट्रक्चर इन्होंने बता दिया। शानदार महोगनी फर्नीचर है। लिनोलियम का फर्श है जिस पर कालीन बिछा है। एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा बता दिया साहब। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरा मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर की सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। ये रास्ता गली की तरफ है जो खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ है जो हमारे गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है और इसे पार करते आप भीतर हो जाते हैं। आपके सामने कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ है जो चली जाती है। कई बार एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है और यही कमरा क्या फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम है जो करता है साहब, गुप्त रूप से छिपने का। अगला दरवाज़ा जो है एक छोटे कमरे का है। ये परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ, दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ है जो जाया जा सकता है। ये सारी की सारी जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो उन सब चीज़ों को इन्होंने डायरी में जो लिखा है। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं, यदि आप और सीढ़ियाँ चलकर बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र क्या है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वॉनदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसे इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की जो शेयर जो करवा दी। ये कहती है तुम्हारी एन। अब बात करते हैं 10 जुलाई 1942 की। शुक्रवार का दिन है 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी केटी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। और आपको मैंने पुस्तक परिचय बताया था, तब बताया था कि ये प्यारी किट्टी कौन है। तो आपने अगर पुस्तक परिचय ढंग से देखा है तो बताओ ये प्यारी किट्टी कौन है, कमेंट करके बताना। और नहीं देखा है तो पुस्तक परिचय वितान भाग 2 का पुस्तक परिचय देखना और पता करना कि प्यारी किट्टी कौन है। कमेंट करके बताओ आप। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची इसके बारे में तुम्हें आगे के पन्नों से पता चलेगा साहब, लेकिन पहले
मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंस एंड ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूंसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की जो जगह नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पर। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से, मतलब व्यवस्थित तरीके से लगाने की ज़रूरत पड़ती, तब कोई जगह होती सोने की। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं थी, मतलब थक चुकी थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी बेहाल पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए सफाई को। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। मतलब सो गए, लेट गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी। पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी, बनाता कौन, सेटलमेंट कौन करता। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार एक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और ये क्या होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये देख रही दूरबीन से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट है जो अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर किया करें सभी दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप पर। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणित सिंधी, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर जुड़िए और मोटिवेशनल वीडियो देखिए। पढ़ाई से किस प्रकार से हम आगे जो बढ़ सके, किस प्रकार से पढ़ाई है जो करके सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, तो हो सकते हैं। आदि की आवाज़ पर जाकर देखिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। फिर मिलता हूँ शाम को 8 बजे कबीर ग्रंथावली के तीसरी क्लास में।